हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे एलपीजी संकट हुआ है उसको लेकर सरकार ने इमरजेंसी कदम उठाए हैं, केरोसिन को लेकर वो चर्चा करेंगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, केंद्र सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों या यूनियन टेरिटरी में घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस और चयनित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की बिक्री की 60 डेज की अनुमति दी है। तो ये इमरजेंसी निर्णय जो है ना वो किस कानून या नियम के तहत लिया गया है? एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002। ठीक है, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। देखिए, देश के 21 राज्यों में यूनियन टेरिटरी में भी क्या था कि केरोसिन फ्री घोषित कर दिया गया था। मतलब वहां पर केरोसिन घरेलू उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था। हाँ, इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए होता था कुछ हद तक। घरेलू का बिल्कुल बंद किया हुआ था, लेकिन अब चूंकि एलपीजी का संकट अभी देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से, या कहें ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल की वॉर की वजह से, ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पीडीएस यानी जो राशन जो सरकारी दुकान होती है वहां पर, और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर ये केरोसिन की बिक्री होगी, ताकि जो एलपीजी की किल्लत है ना उसके बीच में घरेलू उपयोग, जैसे घर में जो खाना बनाना है, रोशनी की ज़रूरत है, नहीं लालटेन वगैरह लैंप वगैरह, उसकी ज़रूरत पूरी हो सकेगी। तो सरकारी तेल कंपनियां ये तय मतलब उनको तय कर दिया गया है कंपनियों को कि पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन रखे जाएंगे और बांटे जा सकेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, एआई जनरेटेड है। तो इस तरीके से वहां पर दिए जाएंगे और हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो अधिकतम हर जिले में 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां पर ये सुविधा दी जाएगी, और इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। आज से करीब 15 साल 20 साल या 25 साल पहले घर घर में ज्यादातर जो है ना वो केरोसिन का स्टोव हुआ करता था, और आज उसी परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं और सरकार ने ये कदम उठाया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 इसी का है। उसी के तहत सरकार ने ये इमरजेंसी फैसला लिया है। इमरजेंसी क्यों? क्योंकि अभी स्थिति बहुत गंभीर है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया है, सप्लाई को आसान करने के लिए 60 डेज का ये ढील दी है नियमों में, ताकि लोगों तक पहुंच सके, जो ज़रूरतमंद है जिनको एलपीजी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है उनको भी हो सके। ठीक है, दरअसल दिक्कत क्या हुई है ना कि एलपीजी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता था। ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कनेक्शन था भी तो वो सीधे मंगवा लिया करते थे, क्योंकि वही रेट में मिल जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपलब्धता थी। तो बहुत सारे के इस वजह से अगर कोई 5 साल 10 साल से सिलेंडर नहीं ले रहा है तो उसके कनेक्शन सस्पेंड है। तो ऐसे में उन सबको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका तो नंबर भी नहीं लग सकता। और जिनके पास सिलेंडर भी है, तो चूंकि सदस्य भी अगर ज़्यादा है तो सिलेंडर बहुत दिन तक चल नहीं पाता है। ऐसे में ज़रूरत है, तो इस बीच में सरकार ने ये इमरजेंसी तौर पर ये फैसला किया कि लालटेन और जो स्टोव है उसके लिए केरोसिन दिया जाए। ठीक है, तो एक ये महत्वपूर्ण बात है, आदेश मात्र 60 डेज तक होगा। 5 तरह की शर्तें हैं, 5 प्रकार की, कि केवल खाना बनाने के लिए उपयोग होगा, रोशनी के लिए यानी लैंप लालटेन के लिए यूज होगा, एक पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा जाएगा, सभी सुरक्षा नियमों गाइडलाइन इसका पालन करना जरूरी होगा, केरोसिन का स्टॉक सप्लाई और वितरण उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और प्रशासन वगैरह एजेंसियां कभी भी जांच कर सकेंगी। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली, उसके तहत जो जहां अनाज वगैरह मिलता है तो वहां पर आप केरोसिन भी मिला करेगा। हमें याद है जब मैं छोटा था तो केरोसिन वहां भी मिलता था और हम कभी कभी लेने जाते थे। ठीक है, इस बीच में सरकार ने कहा है कि कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रिफाइनरी जो है ना वो बहुत हाई उच्च क्षमता पर काम कर रही है और कच्चे तेल के जरिए पेट्रोल डीजल वगैरह की निकाली जा रही है। सरकार ने ये कहा है कि कुछ राज्यों में अफवाह के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ और बिक्री ज़्यादा देखने को मिली है। तो ऐसे में कहा है कि वो घबराए नहीं और जल्दीबाजी में खरीदारी ना करें, क्योंकि एक बार में कई लोग एक साथ बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, सब टंकी फुल करवा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सी किल्लत हो जा रही है। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। कई
जिलों में, राज्यों में, कई जगहों पर मैंने भी एक जगह देखा है जहाँ पर डीजल पता चला कि ख़त्म हो गया है। क्यों? तो अब वो शाम को आएगा टैंकर, तब डीजल दिया जाएगा। तो ये है एक बात। लेकिन एक इस बीच एक खबर बहुत ज़बरदस्त, मतलब झटके वाली आई है बीबीसी की। क्या है कि भारत के पास जो रणनीतिक तेल भंडार है ना, वो अपनी ज़रूरत का मात्र 5 दिन की ही मांग को पूरा कर सकता है। बीबीसी ने इस खबर को मतलब वो जो भारत के पास स्ट्रेटजिक जो रिजर्व है ना कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, 3 जगह हैं, तो उनमें भी ये बताया गया है इस खबर में कि 1/3 जो है ना वो खाली ही है। ठीक है। तो ये हालांकि सरकार ने पिछले साल बताया कि कुल भंडार क्षमता जो लगभग 74 डेज का है, लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2025 में, उसमें ये बताया गया कि भंडारण सुविधाओं का सालों से पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी उसकी जितनी क्षमता है ना उसको भरा ही नहीं गया था। ठीक है। इसमें और क्या कहा गया है इस खबर में कि मतलब केंद्र सरकार का साफ कहना है कि स्टॉक पूरा मौजूद है, हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन इसी हफ्ते पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने यह राज्यसभा को बताया था कि कच्चे तेल भंडार का कुल क्षमता का 64% ही मौजूद है। मतलब हमने उसको भरा ही नहीं था पूरी तरह से 100% कहता है। ओके। और राज्यसभा में जवाब ये दिया गया था सरकार की ओर से कि भारत के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में टोटल 3 जगहों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार रखने की क्षमता है। इसमें से मात्र 3.372 MMT भरा हुआ है, यानी 1/3 से ज्यादा वो खाली पड़ा हुआ है। भारत को हर महीने 20 MMT पेट्रोलियम उत्पादों को जरूरत पड़ती उपभोग करता है, और यानी औसतन रोजाना, महीने का था ये 0.67 MMT रोजाना यूज होता है। तो इसलिए वर्तमान जो स्थिति है उसमें मात्र 5 दिनों का ही भंडार जो है ना वो उपलब्ध है इस खबर के अनुसार। अब आप कहेंगे कि क्या 5 ही दिन का ये तेल वगैरह बचा हुआ है? ऐसा 100% नहीं है। दरअसल क्या है, ये तो रणनीतिक भंडार है, मतलब इसको यूज नहीं किया जाता है। तब तक यूज नहीं किया जाता है जब तक कि बहुत ही अत्यावश्यक ना हो। लेकिन क्या है कि तमाम जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, रिफाइनरीज हैं, उनके अभी स्टॉक पड़ा रहता है। ठीक है। बड़े बड़े डिपो बने हुए हैं। तो उन सबको जोड़ के सरकार ने कहा है कि 50 दिन या 60 दिन या 24 दिन, अलग अलग बयान आते रहें, उतने दिनों का पर्याप्त स्टॉक है। और सरकार महंगे कीमत पर, अभी देखिए कि जो क्रूड ऑयल का रेट है वो $115 पहुंच चुका है। हम लोग जो परचेज कर रहे हैं वो कुछ कुछ तो $150 पर बैरल पे भी परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार तो मंगवा रही है, लेकिन ये रणनीतिक भंडार जो हमें भर लेने चाहिए थे पहले, हमेशा भर के रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। और इसके अलावा जब मोदी सरकार आई ना, तो 3 और रणनीतिक भंडार की मंजूरी मिली थी, लेकिन वो कहाँ है पता ही नहीं है। मतलब वो उस पूरा हो ही नहीं पाया। इस बीच में युद्ध जो है ना वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। 1 महीना हो चुका है, और ये कल परसों की खबर, तस्वीरें आ रही है जिसमें ईरान ने क्या किया, सऊदी अरब में, वहाँ जो अमेरिका के विमान थे, अवॉक्स विमान, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मतलब कहाँ से क्या विमान उड़ रहे हैं सब कुछ पता चल जाता है उसको। मिसाइल कहाँ से है, कहाँ सेंटर है, ये सब पता चल, उन सब में मिसाइल गिराकर एक साथ कई सारे विमानों को नष्ट कर दिया। ये सब चीज़ें ये हुई हैं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस टेक्सटाइल ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया, उनका निधन हो गया 28 मार्च 2026 को। रेमंड ग्रुप कहेंगे आप। ठीक है, रेमंड ग्रुप के ये फोटोग्राफ है इनका। तो इनका 87 ईयर की उम्र में निधन हो गया। भारत के प्रमुख उद्योगपति और रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। उन्होंने रेमंड को ग्लोबल टेक्सटाइल ब्रांड बनाया। आज भी रेमंड का बहुत नाम है। 2006 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, और एविएटर भी रहे हैं रिकॉर्डधारी। अच्छा, रेमंड ये अभी इस वक्त चेयरमैन कौन है? इन्हीं के बेटे हैं गौतम सिंघानिया। इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने क्या किया ना, 2015 के आसपास की बात है। उस समय अपने अपने जो चेयरमैनशिप है ना बेटे को दे दी, और उसके बाद फिर इन्होंने आरोप लगाया था कि बेटे ने जो है एक तरह से हमको दूर कर दिया है वगैरह वगैरह, कुछ विवाद भी सामने आया था। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश में नई सरकार बनते ही वहां के पूर्व
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूर्व गृह सचिव को भी, गृह मंत्री को भी। आंसर होगा नेपाल, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, फॉर्मर नेपाल पीएम ओली। ओली जो है ना चीन के बड़े समर्थक रहे हैं, ठीक है। और जो भारत और नेपाल के बीच में कटुता जो आई वहाँ की जनता में, उसमें बड़ी भूमिका ओली की है, क्योंकि मैप में भी चेंज कर दिया था। भारत के जो 3 प्रमुख हिस्से हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी, उसको अपने मैप में दिखा दिया था अपने, जब वो प्रधानमंत्री थे तब की बात है। तो अभी खैर उस वजह से नहीं, बल्कि अभी क्यों गिरफ्तार किया गया है, जेनजी आंदोलन हुआ था ना, आपको पता ही है, पिछले साल की बात है। तो उस समय इन्होंने बहुत ही कठोरता से उसको टैकल किया और ये बात सामने आई है इंक्वायरी के बाद। बस दरअसल क्या हुआ ना, जो वहाँ पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फिर उन्होंने एक आयोग बनाया था, फिर उसकी जांच रिपोर्ट अभी सामने आई है। तो जो बालेन शाह हैं इस वक्त अभी वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर फिर पुलिस को कहा कि अपनी कार्रवाई करें, और कार्रवाई के तहत क्या हुआ है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। तो उस आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि जो हालात थे संभालने में, जो जेनजी आंदोलन के समय बहुत ही लापरवाही बरती गई, इंटेलिजेंस की चेतावनी मिली थी, सूचनाएं मिली थी, लेकिन फिर भी कदम नहीं उठाए गए और इसकी वजह से जान चली गई। ओके, और ज़बरदस्ती जो है ना वो, मतलब इस पूरे चीज़ों को टैकल नहीं किया गया, उसकी वजह से ये नतीजा हुआ है। ओके, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। नेपाल हमारा पड़ोसी है और ऐसे में वहाँ अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं बड़ी, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो बालेन शाह जो है ना वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जेनजी के बिल्कुल हीरो हैं, माने जाते हैं। जेनजी ने इनको सपोर्ट किया था और अभी तो 2/3 बहुमत से इनको संसद में पहुंचाया है। और ख़ास बात है कि इन्होंने केपी शर्मा ओली के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसमें केपी शर्मा ओली को हराया था और अब गिरफ्तार भी करवाया है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किसने किया? आंसर का नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये उद्घाटन किया है 28 मार्च को। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद थे। तो ये जो एयरपोर्ट है ना, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा कहते हैं ना, नोएडा क्षेत्र कहते हैं, तो उसी का एक क्षेत्र है जेवर नाम का, ठीक है। तो वहीं पर ये स्थित है। और आपको बताऊं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें दिल्ली के बाद आईजीआई जो है ना वो प्रमुख हवाई अड्डा वो है। तो पहले चरण में जो इसकी क्षमता है वो करीब करीब 1.2 करोड़ जो है ना यात्री प्रति वर्ष है। अभी एक रनवे चालू हुआ है, ठीक है। दीर्घकालिक योजना ये है कि 2040 तक 6 रनवे हो जाएंगे। देश में सबसे ज़्यादा रनवे वाला ये एयरपोर्ट हो जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा जब इसका पूरा काम हो जाएगा, तब 2040 तक पूरा काम हो जाएगा। मतलब अभी एक रनवे से काम काज शुरू होगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, इस तरीके से बनते जाएंगे। और ख़ास बात है कि एंट्री के बाद मात्र 20 मिनट से भी कम समय लगेगा और बोर्डिंग हो जाएगा, बैठ सकेंगे विमान में। यहाँ पर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और कार्गो हब भी विकसित किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबको सहायता मिल सके, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर ना विमानों के लिए एक साथ पूरी व्यवस्था की जा रही है कि विमान जो है ना वो उनका मेंटेनेंस का काम एक साथ एक ही जगह पर हो सके, ठीक है। दरअसल क्या होता है ना, जो भारत में विमानों के रखरखाव और उसके मेंटेनेंस की बड़ी कोई ऐसी फैसिलिटी अभी नहीं है। तो ये जेवर में जो स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, उसी को ऐसा बनाया जाएगा, उसको ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि विदेश विमान भेजने के बजाय यहीं पर सारा मेंटेनेंस का काम, ये सब कुछ वो पूरा हो सके। इससे क्या होगा, इससे रेवेन्यू भी बच सकेगा बड़ी मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ आज का वो इस डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी 1-2 दिनों में मंथली मार्च का आने वाला है करंट अफेयर्स वीडियो और पीडीएफ, और क्वार्टरली भी आने वाला है। 1 तारीख को पॉसिबिलिटी है कि 1 तारीख को वो लाइव होगा।
जनवरी से लेकर मार्च का मैराथन। ठीक है, तो वो सब आपको मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। जो पीडीएफ है वो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, बैच है करंट फोर्स को लेकर। एक बेसिक है जो कि टीचर, एसएससी, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का। दूसरा स्पीसीएस लेवल का है और बहुत मामूली सा प्राइस होता है इसका। तो आप शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, अगले 1 साल तक के करंट फोर्स का अपडेट मिलेगा और पिछले 2 सालों का भी टोटल पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो सब कुछ मिलेगा आपको। तो मतलब पूरी की पूरी शानदार तैयारी आपकी हो सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन है? आंसर को उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला। इंटरनेशनल की बात हो रही है, 5 एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल। कौन कौन से हैं? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक तो जेवर में है, नोएडा में नया अभी उद्घाटन हुआ है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ में है। कुशीनगर में है, हालांकि ये वहाँ पर विमान वगैरह आते नहीं हैं, कम ही आ रहे हैं, नहीं के बराबर। फिर अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक और है वाराणसी में, यह लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026, उसमें 14वीं बार दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है, तो इसे चुना गया है इस बार फिर से। वो अपने इंडोर वाटरफॉल, शानदार जो फूड है, यात्री सुविधाएं, इन सब की वजह से वो टॉप लेवल पर ये है। ठीक है, ओके, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। स्काई ट्रैक 2026 की रैंकिंग में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी रैंकिंग क्या है? आंसर का इसका 28th रैंक है। देखिए 100 जो एयरपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें 4 भारतीय हैं। उनमें से एक जो है ना नंबर 1, मतलब भारत में अगर नंबर 1 कहेंगे और दुनिया में 28वां स्थान कहेंगे तो वो है आईजीआई एयरपोर्ट, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है एयरपोर्ट। ठीक है, 2025 में पिछले साल ये 32वें रैंक पर था और इस बार 28वें रैंक पर है, मतलब कि थोड़ी स्थिति बेहतर हो रही है। ठीक है, भारत का जो हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 43rd स्थान पर है। गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो 64 और 66 स्थान पर है। ओके, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरजंत, उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया है, तो उन्हें कौन सा सर्वोच्च खेल सम्मान मिला था? आंसर का अर्जुन अवार्ड उनको मिल चुका है। ठीक है, तो 27 मार्च को उन्होंने कह दिया हम अलविदा लेते हैं स्पोर्ट्स से, हॉकी से। ठीक है, तो पुरस्कार समारोह में ही उन्होंने एक इसकी घोषणा कर दी। 31 साल के हैं गुरजंत सिंह और भारतीय टीम के लिए अब तक 130 मैचों में 33 गोल किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने अपने किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर कर दिया? आंसर का आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल जो है ना वो वेस्ट इंडीज के हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं और आईपीएल में वो केकेआर की टीम का हिस्सा रहे हैं। ओके, तो ये एक तरह से सम्मान की बात होती है कि उनका जो जर्सी है उसको रिटायर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो है 24 मार्च को और इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित है दिवस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और पूरे मंथ का वीडियो आ रहा है तो वो भी देखेगा ज़रूर, और क्वार्टरली वीडियो भी आ रहा है वो भी देख सकते हैं। और मेंबरशिप प्लान है, आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी शानदार हो पाएगी शार्प लर्निंग ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर, तो आप देखते हैं वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करिए आप। ओके, मिलते हैं बाद में, बाय।